welcome to Parkway Education. Today we are going to discuss ecosystem and ecological balancing. और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही MPPPT से जुड़ी हुई और भी यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये टर्म हमें दी थी 10th से 1935 में। और इकोसिस्टम होता क्या है? इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ रेगुलेटेड और सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है कि इसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल नहीं करता। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कंट्रोल किए बिना ही जो ये है अपने आप अपनी हेल्थी स्टेट को मेंटेन करके रखता है। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके नेचर बनाते हैं और जितने भी इकोसिस्टम हैं वो खुद को अपने आप से मेंटेन करते हैं और अपनी हेल्थी स्टेट को स्टेबल रखते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इकोसिस्टम इंक्लूड्स कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब इससे हमें क्या पता चलता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे लिविंग बीइंग्स मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर कहीं पे कोई एक इकलौता लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो जो है इकोसिस्टम नहीं होगा। कंसिस्टिंग ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, लिविंग बीइंग्स और उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लगातार बहुत सारे लिविंग बीइंग्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मटेरियल्स और एनर्जी को इंटरचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करती रहनी पड़ती है हमें इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है इसके हमने बात की दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक। इसको आपको अलग से कभी याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गया। वो कैसे? एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ और ए का मतलब है एब्सेंस। तो ए बायोटिक हो गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स। और हमारी डेफिनेशन क्या थी इकोसिस्टम की? एक जिसमें होती है कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी कि हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स और उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट, वो है हमारे नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट। तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलके एक इकोसिस्टम बनाती हैं। अब जो इकोसिस्टम है, अब इसको ये तो हो गए उसके कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है। अगर अकॉर्डिंग बात करें तो मेनली दो तरह का इकोसिस्टम होता है, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो कि लैंड पे है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर बॉडीज में है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गए हमारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हम लोगों का खुद का घर, जिस घर में हम रहते हैं, अब देखिए वो एक कन्फाइंड जगह है जिसमें कुछ लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं और आपस में मटेरियल्स का इंटरचेंज और एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमारा घर भी क्या हो गया है? इकोसिस्टम। हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारे क्या कहते हैं ग्रासलैंड, ये सारे हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन से हो गए? जैसे कि कोई छोटा सा पॉन्ड है तो वो क्या है? एक हमारे घर में अगर हम लोगों ने छोटा सा एक्वेरियम बनाया हुआ है तो वो भी क्या है? वो हमारे तो वो हमारे घर से एक अलग इकोसिस्टम है। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो जो इकोसिस्टम है कई तरह के हो जाते हैं, जैसे कि मेगा इकोसिस्टम। अब मेगा इकोसिस्टम क्या होता है कि जो जैसे ओशन हो गया, तो ओशन क्या है? एक मेगा इकोसिस्टम है क्योंकि ओशन बहुत बड़ा है। उसके बाद
एक छोटे से, उसके बाद अगर हम लोग बात करें माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम कौन से होंगे? जैसे छोटे इकोसिस्टम। अब माइक्रो इकोसिस्टम की एग्जांपल आप लोग ले लो, आपके कहीं पार्क है या कहीं पे भी छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है तो वो एग्जांपल होगी माइक्रो इकोसिस्टम की। और कुछ इकोसिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं नैनो इकोसिस्टम। अब नैनो इकोसिस्टम क्या होते हैं? जैसे आपके घर में बना हुआ है एक वीडियो, तो ये क्या हो गए एग्जांपल्स ऑफ मेगा, माइक्रो एंड नैनो इकोसिस्टम। इसके अलावा दो और तरह है, हम लोग इकोसिस्टम को दो और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है नेचुरल इकोसिस्टम और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक बेसिकली इसका मतलब है मैन मेड। अब नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल फिर से हम लोग ले सकते हैं ओशन, और एंथ्रोपोजेनिक के एग्जांपल जो है पॉन्ड भी हो सकता है और एक्वेरियम भी हो सकता है, क्योंकि पॉन्ड भी आजकल जो ह्यूमंस हैं आर्टिफिशियली बनाने लग गए हैं। तो इस तरह से ये है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो डिवीजन, साइज के अकॉर्डिंग मेगा इकोसिस्टम बहुत बड़ा, माइक्रो इकोसिस्टम छोटा इकोसिस्टम, और नैनो इकोसिस्टम बहुत ही छोटा सा जैसे घर का एक्वेरियम। उसके अलावा अकरेंस के अकॉर्डिंग हो गए दो तरह के इकोसिस्टम, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल कौन से होंगे? जो बिना ह्यूमंस की इंटरफेरेंस के बने हो उनको बोला जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, और एग्जांपल है ओशन। और एंथ्रोपोजेनिक जिन्हें ह्यूमंस बनाते हैं, जैसे कि घर का एक एक्वेरियम। तो ये हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में बोला था कि जो इकोसिस्टम है एक ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम क्या होते हैं? जिनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहने पड़ती है। तो हमारे जो इकोसिस्टम है एक ओपन सिस्टम है। वो कैसे? कि जो हम लोगों का इकोसिस्टम है उसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी मिलती है फ्रॉम सोलर रेडिएशन। अब जो सोलर रेडिएशन है हम लोग जानते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए। तो अब जो एनर्जी मिली है अर्थ को या इकोसिस्टम को, उसको बोला जाता है इनपुट। और जो सोलर एनर्जी है इसको यूज करते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, और उसी फूड को फिर प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और फिर प्लांट्स को आगे हर्बीवोरस एनिमल, और हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल। तो अब ये जो फूड बना सोलर एनर्जी के यूज से, उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी आई, सोलर रेडिएशन को फिक्स किया प्लांट्स ने उसको यूज किया अपना फूड बनाने के लिए, और उस चीज़ को बोला गया प्रोडक्टिविटी। अब जो फूड बना था उसको पहले प्लांट ने खुद खाया, फिर उस प्लांट को किसी हर्बीवोरस एनिमल ने खाया, उसको किसी कार्निवोरस एनिमल ने खाया, और उसको फिर आगे किसी सुपर कार्निवोरस एनिमल ने खाया। तो इस तरह से जो प्रोडक्टिविटी है ट्रॉपिक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे लेवल पे पास होती रहती है, और हर लेवल पे जो एनर्जी है रिड्यूस होती है। एनर्जी इज पास्ड ऑन वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये जो एनर्जी ट्रांसफर है ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि एनर्जी का फ्लो सिर्फ एक ही तरफ है। एनर्जी कैसे जा रही है? प्लांट्स टू एनिमल्स, एनिमल्स टू सुपर कार्निवोर्स, और फिर ह्यूमंस। ह्यूमन से फिर आगे कुछ चेन्स ऐसी हैं जिनमें डिकम्पोजर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो एनर्जी है वो वापस प्लांट में आ जाए। एक बार जो एनर्जी चलेगी तो वो आगे कोई जाएगी, पीछे कभी भी वापस नहीं आएगी। तो ये है प्रोडक्टिविटी, इनपुट प्रोडक्टिविटी है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने साथ एक तो एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रहा है,
वो वेस्ट मैटर भी एक्सक्रीट कर रहा है। क्या होता है कि जो वेस्ट मैटर है, मैटर तो अर्थ पे ही रह जाता है, इकोसिस्टम में ही रह जाता है, लेकिन जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए क्योंकि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली लॉस्ट हो रही है, यूज हो रही है, इसीलिए कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो इकोसिस्टम है एक ओपन सिस्टम है। अब ये जो एनर्जी लॉस हुई, प्लस जो वेस्ट मैटर बना, इसको बोला जाता है आउटपुट। कंपोनेंट्स हैं हमारे ओपन इकोसिस्टम के। इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, जो सोलर एनर्जी का यूज कैसे किया गया, और उसके बाद आउटपुट जो कि वेस्ट प्रोडक्ट और एनर्जी लॉस था। तो हम अब ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारा इकोसिस्टम है एक ओपन इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लगातार लॉस होती जा रही है और इसी वजह से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। पहले हम लोग बात करते हैं अपने आसपास की एनवायरनमेंट की। आप लोग अपने आसपास देखिए और नोटिस कीजिए क्या चीज़ें वैसी ही हैं जैसी वो कुछ साल पहले थी। अगर आप लोग बहुत गौर से ध्यान से देखें तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है उसमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं जो हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हमारे आसपास की एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है। हम लोग बोलते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल है, लेकिन असल में इकोसिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहे हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। और लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहे। तो जो अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोलॉजिकल बैलेंसिंग, या फिर बोल सकते हैं होमियोस्टैसिस ऑफ इकोसिस्टम, या फिर बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। अब इकोलॉजिकल बैलेंसिंग या होमियोस्टैसिस ऑफ इकोसिस्टम है क्या? कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस में मेंटेन रखे। अब अगर हम लोग बोलें कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली एक ही कंडीशन में रहेगा तो वो चीज़ सही नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं और जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग बीइंग भी अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, हम लोग अब अपने डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, तो उसका सीधा असर फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे पड़ता है। तो अब वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है ख़त्म होता जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशंस का जो लेवल है वो राइज करता जा रहा है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे और फैक्टर हैं जो इकोसिस्टम्स को स्टेबल नहीं रहने देते। इसीलिए जो इकोसिस्टम है उन्होंने खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को हेल्दी स्टेट मेंटेन करने के लिए कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए हैं जिनकी वजह से जो हमारा बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो एक स्टेडी स्टेबल स्टेट मेंटेन करके रखता है, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखी। तो इसके लिए जो हमारा इकोसिस्टम है उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स की हेल्प लेता है, और वो कुछ फैक्टर्स हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द पॉपुलेशन that n is the population that an ecosystem can sustain। इसका मतलब क्या है? होल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना कि एक इकोसिस्टम जो है बड़ी आसानी से अपने आप में सस्टेन कर ले। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ये कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ए इकोसिस्टम कैन कंटेन सस्टेन विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक इकोसिस्टम में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्कैरिटी के रह सकते हैं। तो हर एक
एक इकोसिस्टम की एक डेफिनेट कैरिंग कैपेसिटी है। अगर उससे ज़्यादा, उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में आ जाए तो उन्हें वो इकोसिस्टम जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा, अपने अंदर नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, वहाँ पे फूड की कमी हो जाएगी। इस तरह से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कैपेसिटी फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो ओपन सिस्टम है हमारा इकोसिस्टम, इसमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी की इनपुट हो रही है, उस एनर्जी से प्रोडक्टिविटी हो रही है, फूड बन रहा है जो कि आगे एनर्जी की फॉर्म में पास ऑन होता जा रहा है, और उससे हम लोगों को आउटपुट की फॉर्म में मिलते हैं वेस्ट मटेरियल और एनर्जी लॉस। तो जो एनर्जी है वो तो लॉस हो जाती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो इकोसिस्टम में रह जाते हैं। तो अब उन वेस्ट मटेरियल्स को जो इकोसिस्टम है वो रिसाइकल कर लेता है। अब देखिए जैसे पेड़ लगातार पत्ते झड़ते रहते हैं और वो पत्ते जब सॉइल में गिरते हैं तो वहीं पे उनकी हमस बन जाती है, जिसको जो हमारा नेचर है, हमारी सॉइल है, वो अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से हमारा जो नेचर है वो अपने ही वेस्ट को रिसाइकल करता रहता है, लेकिन एक डेफिनेट अमाउंट के बाद वो भी इम्पॉसिबल हो जाता है और उससे क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक आ जाता है हमारे नेचर का। थर्ड है सेल्फ रेगुलेशन। हम लोगों ने बात की थी कि जो इकोसिस्टम्स हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम है उसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप में लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें सेल्फ रेगुलेशन का ये जो सिस्टम है ये हेल्प करता है ताकि लाइफ जो है कंटिन्यू रहे। लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन भी कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आता है फीडबैक सिस्टम। ये जो फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम अगर आप बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो एक नहीं कई जगह पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स में, और इसके अलावा नेचर में भी फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उससे रिलेट करके आप इसको आसानी से समझ सकते हो। अब जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज़ों को बोलते हैं कि अगर एक चीज़ ग्रो करेगी तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी ग्रो करेगी, तो ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो ये है हम लोगों का नेगेटिव फीडबैक। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। और मान लीजिए कि जो प्लांट्स हैं या फिर ग्रास है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई एक इकोसिस्टम में, और क्योंकि प्लांट्स की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स जो है, वहाँ पे जो प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स हैं इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। वो कैसे? क्योंकि ये जो है इनको अच्छा फूड मिलेगा तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा आसपास की भी जो प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन होगी वो भी इस जगह पे कन्वर्ज होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि इंसेक्ट्स की अमाउंट में इंक्रीज होगा, इंसेक्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, तो वहाँ पे फ्रॉग्स और इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक कि अगर किसी लोअर लेवल पे, ट्रॉफिक चेन के किसी लोअर लेवल पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो उसी ट्रॉफिक चेन के अपर लेवल्स जो हैं, हायर लेवल्स जो हैं, उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगी। लेकिन अब इसका नेगेटिव फीडबैक क्या है, क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं उनकी अब यहाँ पे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या होगा कि इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स की पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगी। अब इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है इन्होंने इसके ऊपर फीड कर लिया। तो इस तरह से ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। तो इससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो फूड रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज बायोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है इस टॉपिक से या किसी और टॉपिक से संबंधित तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।